हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच मचे घमासान को लेकर। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अब जवाबी कार्रवाई होगी, क्या यह तनाव और बढ़ेगा और इसका असर दुनिया पर कितना होगा। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में लगातार ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध जारी है सवालों के घेरे में है। लगातार अमेरिका ईरान पर हमले कर रहे हैं। 90 ऐसे ठिकाने हैं, IRGC के कई सैन्य ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका ने हमले किए हैं। सवाल ये कि क्या ये बदला होगा या फिर आने वाले दिनों में और भी स्थिति भयावह हो जाएगी। देखना यह भी होगा कि ईरान की तरफ से क्या ताबड़तोड़ हमले किए जा सकते हैं, क्या जवाबी कार्रवाई ईरान भी कर सकता है। हालांकि दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं कि हमने भी दावे किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीज फायर खत्म हो गया है। क्या जिस हिसाब से ये हमले किए जा रहे हैं, 90 जगह पर अटैक किया गया है। अमेरिका एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, जिसकी ये बेहद भयावह तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खामनेई का एक तरफ जनाजा निकल रहा है, सुपुर्दे खाक होने वाले हैं वो आज, और दूसरी तरफ ईरान को तबाह करने का एक बार फिर से अमेरिका ने ठान लिया है। कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा, उन्होंने एक बयान भी दिया था, उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान झूठा है, वो अपनी बातों पर नहीं टिका। तो ऐसे में सवाल ये कि इसका असर सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। उधर ईरान के लिए यह सबसे मुश्किल दौर है। एक तरफ देश अपने सर्वोच्च नेता को सुपुर्द खाक करने की तैयारी में है, दूसरी तरफ अमेरिका ने ऐसा सैन्य हमला किया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया को फिर से युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस सीज फायर और समझौते से युद्ध थमने की उम्मीद थी वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकाने पर कार्रवाई की गई है, और वहीं कई रिपोर्टों में दावा किया गया है करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी हितों पर खतरा बढ़ गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ जवाबी हमला है या सिर्फ पश्चिम एशिया में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका ने ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करते हुए मिसाइल ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन बेस, कमांड सेंटर और नौसैनिक ढांचे को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। दरअसल कुछ ही दिन पहले दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही थे, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने इस समझौते को लगभग बेअसर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ संकेत दिया है कि संघर्ष विराम अब समाप्त हो चुका है। इसके बाद अमेरिकी एयर स्ट्राइक ने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया है, और हमले का सबसे बड़ा निशाना ईरान का सैन्य ढांचा है, खासतौर पर IRGC से जुड़े वो तमाम सैन्य ठिकाने। अमेरिकी कार्रवाई में मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क और कई सुरक्षा ठिकाने हैं जिन पर ये हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम वो सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले समय में देखा जाए कि यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है, और इसी पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके परिचय करवा देते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। कैप्टन जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने आकर खड़े हो गए, जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने कसम खा ली है कि इस बार ईरान के सारी सैन्य ताकत को खत्म कर देंगे। ये वॉशिंगटन और ईरान के बीच में है या फिर आने वाले समय में ये पूरी दुनिया इसका हर्जाना भरेगी? हाँ आर्या, देखो अच्छी बात यह है कि अभी तक इस लेटेस्ट राउंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर जो हो रही है, इसमें अभी तक इजराइल ने ज्वाइन नहीं किया है। ईरान भी इजराइल की तरफ कोई हमला नहीं कर रहा है, और इजराइल जो है उसने भी अभी तक कोई हमला ईरान पर नहीं किया है। ईरान ने एक अपनी डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी जाहिर कर दी है कि वह इजराइल के ऊपर तभी हमला करेगा अगर पहले इजराइल ईरान पर हमला करे। तो एक तरह से अभी उस क्षेत्र की तरफ दोनों ही पार्टीज चुपचाप हैं।
जहां तक अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है, ईरान भी अपनी तरफ से कोशिश करके सिर्फ गल्फ कंट्रीज में सिर्फ अमेरिकन बेसिस को ही ठिकाना बना रहा है। यानी गल्फ कंट्रीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या गल्फ कंट्रीज में जो उनकी रिफाइनरीज हैं, उस पर ईरान ने हमला नहीं किया। यानी ईरान भी अपनी तरफ से इस युद्ध को सीमित रखने की कोशिश कर रहा है। देखो, ऐसी ही हालात आज से 10 दिन पहले तक थी। आज से 10 दिन पहले तक भी हमेशा छुटपुट एक्सचेंज ऑफ फायर होते थे। शुरुआत हमेशा ऐसी होती है कि ईरान पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले एक शिप पर हमला करता है, क्योंकि आईआरजीसी दावा करती है कि उसने परमिशन नहीं ली है। अभी ये परमिशन है क्या? आईआरजीसी ने ये कहा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरता है तो वो बताए कि किस देश का जहाज है, किस देश का झंडा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। इतना बताने पर ईरान की जो आईआरजीसी है उस जहाज को एक कंट्रोल नंबर दे देती है और कहती है कि आप अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन रखिए, और ईरान उसको जाने देता है। लेकिन अगर कोई शिप छुप छुप के जा रहा होता है, अपनी ट्रांसपॉन्डर को ऑफ करके जा रहा होता है, तो ईरान उसको ट्रैक करके हमला करता है। ऐसा ही कुछ आज से 3 दिन पहले हुआ, जब अमेरिका की नेवी ने 3 जहाजों को, सऊदी और 2 दूसरे देश के जहाजों को छुप छुप कर ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके देवनाथ रात जी, के आपसे एक अंधेरों में चीज निकालने समझने की की कोशिश कोशिश करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब हम बात करते हैं तो ये जो पीस डील हुई थी 14 पॉइंट्स की, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो जहाज फ्री तरीके से गुजरेंगे ना, फ्री तरीके से आएंगे जाएंगे, और ऐसे में ये कह देना कि वो अपनी जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से हम हमला कर रहे हैं या चुपके से निकल रहे हैं, इसको ये माना जाए कि आईआरजीसी चाहता ही नहीं है कि इस तरीके के ये समझौते हो या फिर आने वाले समय में ये पीस रहे। जी हाँ आर्या जी, हुआ ये कि जब एमओयू साइन किया गया उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने ये सोचा कि ईरान टोल टैक्स नहीं लेगा। ईरान अभी तक टोल टैक्स नहीं ले रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो हर रोज कभी 25 कभी 35 जहाज निकल के आ रहे हैं। भारत के भी 7 जहाज पिछले 10 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के निकलकर भारत पहुंचे हैं। असल में अगर आप देखें पिछले 15 दिन में भारत के किस जहाज पर हमला किया आईआरजीसी ने? हाँ, 3 भारतीय जहाजों पर यूएस नेवी ने हमला किया। एक भारतीय नाविक की भी मौत हो गई थी, और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अभी तक भारत के सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो आईआरजीसी रोक नहीं है रही है किसी शिप को। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा चौको ब्लॉक किया हुआ है। अगर कोई शिप अपनी हाजिरी देता है आईआरजीसी को, तो वो शिप को जाने दे रहे हैं। और जितने शिप निकले हैं पिछले एक हफ्ते में, हर रोज जो किसी दिन 25 किसी दिन 27 जहाज निकले हैं, ये सब बिना टोल टैक्स दिए हुए निकले हैं। सिर्फ आईआरजीसी को बताया और निकल गए। आईआरजीसी जो है फिलहाल टोल टैक्स नहीं कलेक्ट कर रही है, वो कह रही है कि भविष्य में वहां ऐसा करने का विचार कर रही है। ठीक है, क्योंकि देवनाथ जी इससे ये माना जाए, इसका भी आपसे जवाब लेंगे कि आईआरजीसी ये प्लान कर रही है कि फ्यूचर में उसके पास इतना राइट्स हो कि जो भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलते हैं उनसे वो पैसा वसूल सके। इस पर आपके जवाब लेंगे, लेकिन संजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, जिस हिसाब से एक दूसरे पर ये हमले किए जा रहे हैं, आईआरजीसी हमले करती है, छिटपुट हमले किए जाते हैं, उसके बाद अमेरिका की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि 90 जगह पर सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इससे ये माना जाए कि एक बार फिर से दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए, और एक तरफ खामनेई का सुपुर्द खाक किया जाएगा, उससे पहले जो सीज फायर हुआ था वो टूटता हुआ माना जाए। संजीव जी। देखिए आर्या जी, ये जो एमओयू अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ था, वो उसमें ये स्पष्ट रूप से अमेरिका ने ईरान को बताया था कि जो भी हम आपको कंसेशंस दे रहे हैं वो सब कंडीशनल कंसेशंस हैं। यदि आप अपने व्यवहार में कोई भी नकारात्मकता दिखाएंगे, किसी तरीके की हिंसा दिखाएंगे, तो उसका यथोचित जो जवाब है आपको त्वरित गति से दिया जाएगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो नेचुरली बिल्ट इंटरनेशनल वाटर वेज का जो पूरा क्षेत्र है, उस पर ईरान को कोई हक नहीं बनता कि वो इस बात का कि भी इवन वो पूछ करे कि
कौन सा शिप वहां से गुजरेगा, कौन सा शिप नहीं गुजरेगा, उसकी इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि ईरान इस तरीके की रिजीम को वहां पर बनाना चाहेगा, वहां पर ऐसे रूल्स बनाना चाहेगा, तो वो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम लॉज हैं, जो कस्टमरी लॉज हैं, उन सभी का ये वायलेशन होगा, जो कि न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अनएक्सेप्टेबल होगा। पहले भी ईरान ने जो वहां पर बाधाएं पहुंचाई थी, उसको लेकर के भारत, हमारे अपने राष्ट्र ने भी उसकी आलोचना की थी, पूरा विश्व समुदाय उसकी आलोचना कर रहा था, और अमेरिका ने तो एक नेवल ब्लॉकेड ही लगा रखा था। और यदि ईरान इसी तरीके की बिहेवियर को स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शो करेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से अमेरिका नेवल ब्लॉकेड वहां पे इम्पोज कर देगा। और अभी तो हमले ही हुए हैं, लेकिन वो नेवल ब्लॉकेड भी फिर से इम्पोज किया जा सकता है। और ये बात ईरान को समझनी होगी कि उसको जो भी रियायतें दी जा रही हैं, वो उसके बिहेवियर के आधार पर ही उसको अमल में लाया जाएगा। यदि ईरान इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा जिसमें कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो इंटरनेशनल वाटरवेज है, उसको अपनी टेरिटरी की तरह से इस्तेमाल करेगा, उसका वेपनाइजेशन करेगा, वहां पर हमले कर देगा, कोई भी शिप वहां से अगर वहां पे गुजरेंगे तो वहां पर उसको हमले कर देगा, तो ऐसे में उसको जवाब अवश्य मिलेगा, और ये जवाब दिया भी जाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो स्थिति है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो अविश्वास की गहरी खाई है, वो अभी भी है। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन जिस हिसाब से दोनों देश आमने सामने हैं, वो सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि तमाम देशों के लिए भी घातक हो सकता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है चाबहार, वो भी अभी युद्ध की जद में आ गया है, क्योंकि अमेरिकी हमलों की आंच उस पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए, भारत की कनेक्टिविटी और व्यापारिक रणनीति के लिए भी सवाल खड़े होंगे, या चिंता का विषय भारत के लिए भी बन जाता है? निस्संदेह ये चिंता का विषय है भारत के लिए भी। चाबहार भी अब हमले की जद में आया है, और जाहिर है कि ये जो स्थितियां हैं वो भारत के लिए माकूल नहीं है। और भारत जाहिर है पहले से ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज के डिसरप्टेड होने की वजह से प्रभावित रहा है, और भारत ही नहीं पूरा विश्व स्टेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्ट्रप्शन से प्रभावित है। और इसमें एमओयू के साइन हो जाने के बाद एक जो आशा की किरण, जो एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो दिखी थी, वो लाइट फिर से वहां पर अंधकार में स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये निस्संदेह भारत के लिए चिंताजनक है। लेकिन जो चाबहार का आपने पूछा है, अब चाबहार पर भी हमले हुए हैं, और ये भारत की जो वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए भी ये चुनौती पैदा करेगा, खतरे पैदा करेगा। ये किसी के लिए हित में नहीं है। और देखिए, इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में यद्यपि कि मुझे नहीं लगता कि ये जो युद्ध है वो बहुत लंबे समय तक, कोई 40 दिनों तक का एक लंबा युद्ध दोनों लड़ेंगे, और दोनों ही के लिए अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतने लंबे युद्ध को, फुल फ्लेजेड वॉर को फिर से वो लड़ें और सस्टेन करें। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि चूंकि अविश्वास बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा है, और नया स्टेटस को बनाने में समय लगेगा। और ऐसे में संजीव जी, ये गोल्डन गेटवे है ना भारत का, अगर इस पे आंच आती है तो आपको लगता है कि भारत को कोई स्ट्रैटेजिक ऐसा कदम उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए, या कोई ऐसा कदम जो इससे बचाया जा सके? क्योंकि ये मेन रास्ता हो जाता है ना पाकिस्तान से बाईपास को लेकर कि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से हम संपर्क साधते हैं इसी गेटवे से, इसी रास्ते से। मैं जो पहले अपनी बात कह रहा था उसको मैं जरा कंप्लीट कर लूं कि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो डिस्ट्रप्शंस हैं, ये जो अटैक्स, काउंटर अटैक्स हैं, ये जो सीज फायर के बीच के जो हिकअप्स हैं, वो आते रहेंगे। और ईरान की जो वर्तमान की जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम है, वो कहीं ज्यादा हार्डलाइंड है। और इस रिजीम का ये जो चरित्र है वो सीधा सीधा IRGC लेड दिखाई देता है। और ये जाहिर है कि इसका जो व्यवहार है वो पहले 28 फरवरी के पहले के रिजीम से कहीं ज्यादा सख्त है। तो ये जो और उस रिजीम ने अपने अप्रोचेज में कहीं ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। उसको इस बात का भी मुगालता है कि कहीं जो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कहीं ज्यादा उनका प्रभाव बढ़ गया है। तो इस तरीके के अप्रोच के साथ अगर वो काम करेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करने की बार बार वो कोशिश करेंगे, तो ये तो बाधाएं आएंगी। तो ऐसे में न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए
जो भी राष्ट्र स्टेट ऑफ हार्मोस पर निर्भर हैं, सभी को अल्टरनेट स्ट्रेटजीज पर कार्य करना होगा। भारत इस स्ट्रेटजीज पर लगातार कार्य कर रहा है और अल्टरनेट एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशन है उसकी तलाशी जा रहे हैं, अल्टरनेट व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसको हमें परमानेंट तौर पर करना होगा क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आजाद जी लंबा चलने वाला है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ। ठीक है संजीव जी, आते हैं आपके पास। कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपसे ये समझने की कोशिश कि दोनों देश अमेरिका और ईरान एक टेबल पे थे, 60 दिन का समझौता कि 60 दिन पीस में रहेंगे और उसके बाद ये समझौते की जो डील है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की तरफ से पहले से वार्निंग दी गई थी कि अगर आप हमले करेंगे तो उसका जवाब बेहद खतरनाक तरीके से मैं दूंगा। क्या ये माना जाए कि ईरान की जो IRGC है और जो वहाँ की गवर्नेंस है, जो वहाँ की सरकार है, उसके बीच में ही मतभेद है, उसके बीच में ही दरार है, जिसकी वजह से IRGC अपने गवर्नेंस की, अपने सरकार की बात नहीं मान रही और ये हमले कर रही? वो चाहता ही नहीं है कि ये समझौता हो, दोनों देश टेबल पर आए, या फिर IRGC सारी चीजें अपने हाथ में लेना चाहती है? इसके पीछे का मकसद? अरे जहाँ तक पश्चिमी मीडिया की बात है, ये खबरें बहुत जोर शोर से फैलाई जा रही हैं कि IRGC जो है वो ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम में सिविलियन गवर्नेंस से अलग हो गया है। अब वहां पर ईरान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं वो सब अलग अलग पॉलिटिकल फैमिलीज से आते हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ हम लोग हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सिलेक्शन UPSC के थ्रू करते हैं। ईरान में ये सिस्टम नहीं है। IRGC के जितने टॉप जनरल्स हैं या उनके जवान भी हैं, वो तभी भर्ती किए जाते हैं जब वो किसी रूलिंग पार्टी या रूलिंग खानदान या रूलिंग कुनबे या रूलिंग ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो वेस्टर्न जो सोशलिस्ट हैं उनको IRGC का जो सोशल कनेक्शन है उसको समझना पड़ेगा। IRGC अलग कंटोनमेंट में नहीं रहती है। ठीक है यूके देवनाथ जी, संजीव जी, माफी के साथ आपको यहीं रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है, क्या IRGC नहीं चाहता ये समझौता हो, इसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं? हालांकि ये सवाल लगातार बना हुआ है, लेकिन दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका ने तगड़ा जवाब दिया है, 90 ठिकानों पर हमले किए गए। ऐसे में देखना ये होगा क्या ईरान भी इसका जवाब पूरी जोर शोर से देता है या फिर दबाव के बाद ये समझौते एक बार फिर से दोनों देश एक टेबल पर आते हैं। इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, आप लोग भी बने रहिए क्योंकि HNN न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।